वो सारा चीज होता है कि हम कैसे एक जुनून के तहत काम करते हैं। और हम अपने स्टूडेंट्स में भी देखते हैं कि जी बच्चा अगर लग जाता है किसी चीज को सीखने के लिए तो वो सीख लेता है। और कुछ बच्चों में होता है कि बड़ा लैकेडाइसिकल अप्रोच होता है, हो गया, नहीं हुआ, हम क्या करें। तो ऐसे बच्चों को बैठा के थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को ये लाना पड़ता है कि यस यू कैन, जी। यू कैन। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के 11वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं मलय कुमार झा जी। मलय कुमार झा जो कि पिछले 5 साल से भागलपुर में धाना नाम के एक छोटे से आर्मी कैंप में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। तो मलय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के 11वें एपिसोड में। थैंक यू सो मच अनुपम जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ, और खुशी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि टीचर्स को ला रहे हैं। पिछली बार के एपिसोड में आपने श्री मधुकर झा को लाया था, तो उनके बारे में भी जान करके बहुत खुशी हुई। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने को होता है, कुछ न कुछ बताने को होता है। और अगर अच्छी बातों को हमारे रीडर्स और हमारे जो श्रोता हैं वो अगर सुने और अपनी जिंदगी में अमल में लाए तो यकीनन उनको फायदा तो पहुंचता है, एक इंस्पिरेशन मिलेगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलय सर। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं, आपसे आग्रह करूंगी आप स्वयं को हमारे श्रोताओं के लिए कुछ शब्दों में परिभाषित करें। किसी और के बारे में विचार रखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने बारे में बोलने की बात आती है तो आदमी शब्द ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं क्या हूँ। क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो दरअसल हैं क्या। कई रिश्तों में बटे होते हैं, पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन वो खुद के क्या होते हैं ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक मामूली सा इंसान हूँ। कोशिश कर रहा हूँ एक बेहतर इंसान बनने के लिए। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ पिछले तकरीबन 30 वर्षों से। और जी टीचर्स के रूप में काम किया, प्रिंसिपल के रूप में 10 साल होने को अब आए हैं। और बच्चों के साथ रहता हूँ तो उनका एनर्जी वो ट्रांसफर होता है मेरे अंदर। और मैं फील करता हूँ कि मैं भी उनके जैसा हूँ। और यही जी कारण है कि जिंदगी के हर मोड़ पर जी मैं गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और सीखता हूँ। और और आगे बढ़ता चला जाता हूँ। जी। तो एक आम इंसान जो बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है, बस इतना ही अगर मैं कहूँ कि मेरा परिचय है तो काफी होगा। बहुत सुंदर, एक आम इंसान जो आज 10 साल प्रधानाचार्य रह चुका है, 30 साल शिक्षण के क्षेत्र में बिता चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा जीवन का ब्यौरा देने के लिए। आपने एक बात अभी शुरुआत में कही कि हम सब रिश्तों में बटे होते हैं। दूसरों के बारे में बताना बड़ा आसान होता है, पर जब अपने बारे में बताने की बारी आती है तो कहते हैं ना, जीवन लग जाता है। तो शिक्षक होने के नाते हम कैसे बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो हमेशा अपने आप को देखते रहे, अपने आप का एक जो इंस्पेक्शन करना होता है जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो रेगुलर होता रहे। तो आप बच्चों को, जैसे आप ऑलरेडी इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें भी अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं कि वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहे रेगुलर इंटरवल पे? देखिए, जो किताबों में लिखा हुआ है वो कभी कभी किसी के लिए इंटरेस्टिंग होता है और किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जी और शब्दों से आप जितने भी आइडियल वर्ड्स बोलते हैं वो कभी कभी बड़ा हॉलो साउंड करता है, क्योंकि हर बच्चे की परिस्थिति अलग अलग होती है। जी हर बच्चा अलग परिवेश से आता है। हर बच्चे की परवरिश अलग ढंग से होती है। जी। तो एक ही बात हर किसी को बराबर असर करे ये जरूरी नहीं होता है। बहुत सही। उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को आप कुछ ऐसी बातें बताएं कि बच्चों को लगे कि सामने जो इंसान बोल रहा है वो बोल रहा है अपनी हकीकत। ऐसा नहीं कि किसी किताब से लिखा हुआ 2 लाइन को उठा लिया और उसको बोल रहा है। जी जी और जिंदगी बहुत आसान नहीं होती है। और जिंदगी बहुत मुश्किल भी सही, मौत से आसान होती है। जी और जिसने जिंदगी के भयानक पहलू को देखा हो वो बहुत बेहतर इंसान होता है।
ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है कि जिंदगी में फेलियर या जिंदगी में तकलीफ अगर आती है तो टूट के बिखरना तो सब कर सकते हैं, जी लेकिन वहां पे अडिग रहकर, जी। और अडिग रहने की प्रेरणा भी अपने माता पिता से ही मिलती है, हम्म। क्योंकि वो कैसे जीते हैं जिंदगी उसको बच्चा सबसे ज्यादा देखता है, उसके सबसे करीब होता है। जी तो अगर बच्चा वहां टूटा नहीं तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा दरख्त बनेगा, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, उसकी छाया में बहुत लोग पलेंगे। जी और अगर टूट के बिखर गया परिस्थितियों में तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। जी। मैं अपनी बात अगर कहूँ, हालांकि ये बिल्कुल पर्सनल सी बात है मेरी, लेकिन मैं बच्चों को भी कोरिलेट करता हूँ इससे, और कोशिश करता हूँ कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर में पड़े। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर है। हम्म। मैं इररेलीवेंट नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको जी जी बता रहा जी हूँ। जी जी जी। 28 नवंबर है, और मैं काफी छोटा था, 16 साल का था। मैट्रिक पास करके इंटरमीडिएट में गया था, फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी की एग्जाम बिहार में होती है, इंटरमीडिएट उस वक्त हुआ करता था हम्म। मेरे टाइम में। और मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे, तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। भागलपुर में एक जगह है बरारी, जहाँ गंगा नदी है, और उसके उस पार में वो थाना बिहपुर एक एरिया है, जी। और वहीं मेरे फादर पोस्टेड थे। और 28 नवंबर को मैं उनके साथ में था, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। और उस वक्त में गंगा में स्टीमर चलता था, गवर्नमेंट का जहाज, पानी का जहाज चलता था, और रेल की व्यवस्था थी उस पार जाने के बाद। और फिर शाम तक मैं रात में मैं लौट आया था, क्योंकि 29 तारीख को मेरा इंटरमीडिएट का यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला था। जी। मैं वहां से आया, बड़ा खुश था, वहां मम्मी और पापा दोनों थे। और यहाँ आकर के मैं एग्जाम देने के लिए गया। भागलपुर का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, टीएनबी कॉलेज, जी। वहाँ मैं पढ़ता था। और एग्जाम दे करके, उस वक्त में 3 घंटे का पेपर होता था, और मैं साइंस का स्टूडेंट था, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था मेरा। और एग्जाम दे करके जब मैं आया तो रास्ते में एक जगह है तिलका मांझी, जहाँ से 3 किलोमीटर दूर अभी और था मेरा घर। और हम्म। रास्ते में मेरा एक फ्रेंड मिला, और उसने कहा कि तुम्हारे फादर एक्सपायर हो गए, 16 साल की उम्र। और कल मैं आया हूं अपने पापा से मिल करके, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। और आज 29 तारीख को मुझे ये खबर मिली, और साइकिल चला के मैं जाता था। मेरे घर से मेरा कॉलेज 11 किलोमीटर था, और 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना, यानी हर दिन 22 किलोमीटर। और जी घर जब आया तो आप समझ सकते हैं परिस्थिति कैसी होगी। जी रोना धोना, और आंगन में उनका डेड बॉडी रखा हुआ था। मैं गया, पैर छू के प्रणाम किया, एकदम खामोश था मैं। और फिर शाम हो गई थी शमशान जाने में, और सुबह होते होते लौटा था वहां से सब कुछ करके। फिर अगले दिन मैंने पेन में स्याही चेक की, उस वक्त स्याही वाला पेन चलता था। जी। पेन में स्याही चेक किया, एडमिट कार्ड लिया, और एग्जाम देने के लिए निकल गया। बहुत सारे लोगों ने कहा एग्जाम छोड़ दो, लेकिन हम्म। मेरे पापा को पढ़ाई बहुत पसंद थी। हम्म। और मैंने कहा नहीं, वो चले गए लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकता मैं। हम्म। और मैं गया, और 13 दिन के क्रियाक्रम के अंदर में मैंने 10 पेपर का एग्जाम दिया। एग्जाम दे के आता था, एडमिट कार्ड और पेन को अपनी जगह रखता था, फिर घर के माहौल में शामिल हो जाता था, फिर अगले दिन चला जाता था। एग्जाम देते समय में मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं थी, जितना कुछ पहले पढ़ा था क्वेश्चन देखने के बाद बस वही याद आता था। मैंने पास भी किया, अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया। इसलिए मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि जिंदगी में तुमने देखा कहाँ है, थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ, तुम टूटने लग गए। मैंने वहां से शुरू किया है जहां देखभाल करने वाला कोई नहीं, और मैंने हार नहीं मानी। और बहुत सारे बच्चे मेरे निगाहों के सामने में, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत एडवर्स कंडीशन होते हुए भी वो आगे बढ़े, और आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। अभी भी उनका फोन आता है तो कहता है कि सर, आपकी बातें अभी भी याद, जब भी कोई परिस्थिति होती है इतनी बुरी कि जैसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, सर आपकी बात याद आती है और मैं संभल जाता हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप ताकत बना लें तो वो केवल अपनी ही जिंदगी नहीं, बहुतों की जिंदगी में सुधार ला सकती है। जी और सर। एज ए टीचर ये काम मुझे लगता है कि मैंने किया, और बहुत लोग प्रेरित हुए हैं इससे। और जी मुझे ताकत मिलती है जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी वो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे ताकत मिलती है। और मैं अपने फादर को याद करता हूँ उस वक्त में कि आपका बेटा टूटा नहीं। जी। ऐसे चलता है। आपने बहुत सुंदर बात अभी कही कि किताबी 2 लाइनें बोल देने से किसी को प्रेरणा हम नहीं दे सकते। प्रेरणा देने के लिए अपना उदाहरण, अपनी जिंदगी का विवरण देना होता है।
जैसे आपने अभी अपने पिताजी के बारे में बिल्कुल। बताया, एक 16 साल का लड़का घर आता है, पिताजी नहीं रहे, उनके बहुत करीब रहे होंगे, और 16 साल मतलब कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग नहीं बना है, अभी वो बच्चा ही है, और उस उम्र में अगर पिता का छाया निकल गया तो हम समझ सकते हैं सर क्या दर्द होगा। और उसमें भी अगर आपने ये प्रण लिया, ये सोचा कि मुझे निकालना है, क्योंकि मेरे पिताजी का ही सपना था, पिताजी नहीं रहे, कम से कम ये आगे तो चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी घर की अब मेरे ऊपर आएगी, तो आपने बखूबी निभाया सर। अभी उस लम्हे को मैं थोड़ा सा और छेड़ना चाहूंगी, उसमें आपको बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आप आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने खुद अपने आप को बनाया, आज जो आप हो सिर्फ अपने मेहनत की बदौलत, अपने जज्बे की बदौलत हो। तो जब आपने शुरुआत किया, उन शुरुआती दौर में आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आपको प्रेरित करती थी, नहीं तेरे को करना है, आगे निकलना है, अब बैठ के नहीं रह सकते, एग्जाम देना है, जैसे आपने बताया आपके घर वाले भी कह रहे थे कि बस रहने दो, अगली बार देना, पर आपने हार नहीं मानी। तो ऐसा कौन सा स्ट्रेंथ था आपके भीतर जिसने आपको झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया? माँ, मैं परीक्षा देने के लिए जाता था तो माँ को प्रणाम करके जाता था, पैर छू करके। और उस दिन भी मुझे अच्छी तरीके से लगता है जैसे कल की बात है, उस दिन भी पैर छू के प्रणाम करने गया तो उनका हाथ अपने आप मेरे सर पे आ गया। उन्होंने नहीं कहा कि मत जाओ, वो सर पे हाथ उनका, वो सबसे बड़ी ताकत थी मेरी। और आज तक जो कुछ भी हो, पापा को ये नहीं लिखा था शायद जिंदगी में कि वो देखें कि उनका बेटा आज के दौर में और आज की सफलता के अगर मापदंड को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, डॉक्टर एम के झा। जी। शायद उनको नहीं देखना था, शायद उनको नहीं देखना था, तो वो नहीं देख पाए। लेकिन माँ कई बार इसका विटनेस बनी है कि हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता था तो माँ एक बार गई थी सिंगरौली में, मैं जब पोस्टेड था तो कितना आदर कितना सम्मान माँ को मिला। और जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे को लोग इतना ज्यादा सम्मान देते हैं तो बहुत रोई थी उस। माँ की कोई बात जो आप हमेशा याद करके और किसी भी क्षण में खुश हो जाते हो? एक बात वो हमेशा कहा करती थी कि होगा वही जो होना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम कुछ मत करो, जी। क्योंकि जो होगा उसमें तुम्हारा करना उसको और बेहतर बना सकता है। इसलिए तुम अपना प्रयास कभी मत छोड़ो, और कभी ये मत सोचो कि तुमने कोशिश की और तुम सफल नहीं हुए। तुम ये सोचो कि अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुमने कोशिश की मगर उसमें थोड़ी कमी रह गई, जी। अगली बार उस कमी को पूरा करो तो सफलता जरूर मिलेगी। और मैं भी अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि अगर कहीं पे तुमको ये लगता है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, जी। कोशिश कर रहे हो लेकिन थोड़ी कमी रह गई है, तो जी। अगली बार उस कमी को पूरा करो। और ये आप। बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ। जी। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन शेयर करते हैं, मतलब उनके साथ आपका कैसा रिश्ता होता है? अपने बच्चों की तरह। मैं आपको बताऊं एक बार फिर से, अगर मैं यादों की खिड़कियां खोलूं तो 16 साल में मेरे साथ में ये एक हादसा मैं कह सकता हूँ हुआ था। और उसके बाद हम लोग 5 भाई बहन थे, और भाइयों में मैं सबसे छोटा। 3 भाई हम लोग हैं, 2 बहन है, एक बहन छोटी, एक बड़ी बहन है। हम पांचों ने अपनी जिंदगी में 10 साल ओढ़ लिए। हम्म। यानी मैं 16 का था तो 26 की सोच हो गई, 10 साल मैच्योर हो गए हम लोग। और आज तक मैं वो 10 साल, जो 16 साल से 26 साल का उम्र होता है, वो 10 साल आज तक मैं अपने अंदर मिसिंग पाता हूँ। और मुझे लगता है कि स्कूल में जो 10th से लेकर के 12th तक के बच्चे होते हैं वो इसी एज ग्रुप में आते हैं। जी। इसलिए जब वो शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो मैं उनको डांटता नहीं हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ और उससे प्यार से बात करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जानते हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ज्यादा बदमाशी करता इससे ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये जिंदगी क्या होती है, मैंने जी। जिया जी। नहीं है उसको। इसलिए मैं तुम सब में जी रहा हूँ वो चीज। तुम्हारी बदमाशियां भी अच्छी लगती है, शरारतें भी अच्छी लगती है, और फिर मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ में। यकीन मानिए जो बच्चे बदमाश भी होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरा अपना कोई है, और फिर उसकी बदमाशी बंद हो जाती जी। कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब उनको, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने आते हैं, चिट लिख के फेंकेंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे बातें करते हो या उनको कैसे संभालते हैं? है। एक्चुअली ये देखना होता है कि बच्चे ऐसे क्यों हैं, उनका परिवेश क्या है, उनके घर का माहौल क्या है। और मैं उनसे बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ। उनके पेरेंट्स को ये नहीं बताता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, हम्म। बात करता हूँ, घर घर की स्थिति के बारे में पता करता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है जो बिना बताए मैं उस बच्चे के घर पे चला गया, वाह। और वहां जा करके मैंने कहा कि अरे इधर से मैं गुजर रहा था तो
जबकि मैं डिलिबरेटली जाता हूँ, फिर भी इधर जी। से गुजर रहा था तो मुझे एकाएक याद आया कि अरे ये तो यहीं रहता है। हम्म। गया, बातचीत किया, बच्चा थोड़ा डरता है कि कहीं मेरी शिकायत लेके तो प्रिंसिपल सर नहीं आ गए हैं। हम्म। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, मैं चाय पीता हूँ आराम से और बोलता हूँ आपका बच्चा बहुत शार्प है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, जी। ये बहुत अच्छा करेगा। और वो बच्चा भी सुनता है, पेरेंट्स भी सुनता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि प्रिंसिपल साहब घर में मेरे बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, और हम्म। बच्चे को लगता है कि ये सर क्या कर रहे हैं, मुझे डांटने के बजाय मेरी तारीफ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। कहने को ये बात आइडियल है, लेकिन ये आइडियल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। और मैंने अपने 30 साल की जिंदगी में कई बार किया है ये। और अगले दिन स्कूल आकर के वो बच्चा सॉरी बोलता है, कहता है मैं कोशिश करूंगा सर, और वो बच्चा अच्छा करता है, रिजल्ट पास भी करता है। जी जी। बट एज अ प्रिंसिपल सर, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टीचर्स को देखना, उनके प्रोग्रेस को देखना, उनके कामों को देखना, फिर स्टूडेंट्स की सारी जानकारी रखना। तो ये मैनेजमेंट और टीचिंग सब मैनेज करते हुए आप समय निकाल पाते हैं इन सारे बच्चों को इंडिविजुअली ऐसा अटेंशन देने के लिए? देखिए, प्रिंसिपल को वीक में 5 पीरियड होता है। प्रिंसिपल 75% एडमिनिस्ट्रेटर होता है और 25% एकेडमिशियन होता है, जी। क्योंकि उसके क्लासेस बहुत कम है। और पढ़ा दिया, क्लास में चले आए, कॉपी जो सब्जेक्ट के टीचर है उसको कह दिया आप करेक्शन कर लिए, मैं अपनी कॉपी खुद करेक्शन करता हूँ। और मेरा काम, प्रिंसिपल का काम एक्चुअली होता है कि टू मेंटेन द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। यस सर। बेसिक काम जो प्रिंसिपल का जो होता है कि हमारे स्टाफ अगर सुखी हैं, खुश हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी क्लास में जाएगा। जी। हमारे बच्चे अगर हर तरीके से सेफ हैं और फियर फ्री हैं, हम्म। तो वो बेटर कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई लिखाई में। मैं ग्राउंड में भी उनके साथ में रहता हूँ, और कभी कभी उनके साथ खेल भी लेता हूँ मैं। ऐसा कोई फंक्शन, कोई एक्टिविटीज बच्चों का नहीं होता है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। और बाकी जो ऑफिशियल काम होता है, रीजनल ऑफिस के लेटर्स का जवाब देना, वो सब मैं छुट्टी के बाद करता हूँ। और स्कूल के वक्त में मैं केवल अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ, अपने टीचर्स के साथ में रहता हूँ। जी। मेरा कोई टीचर अगर उसका चेहरा उतरा हुआ है तो मैं तुरंत बुला करके पूछता हूँ क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई आपकी। और वो कन्फाइड करते हैं, वो बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किस हद तक इस बंदे की सहायता कर सकता हूँ मैं, और वो मैं करता हूँ। वो जी। चीज है। बेसिकली मेरा स्कूल एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, मुझे लगता है कि गाइड होता है वो पेपर पे, लेकिन एक इमोशन के तहत गाइड होता है वो मुझसे। तो इस तरीके से चल रहा है। जब मैं टीचर था, क्लास में था, तो भी मैं उतना ही एक्टिव था अपने स्टूडेंट्स के साथ में। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, तो उसमें टीचर्स भी जुड़ गए हैं। उनका देखभाल, उनका वेलफेयर, वो सारी चीज तो एक प्रिंसिपल का ही काम है ना, कौन देखेगा बाहर वाला करके। जी। तो आपके इस व्यक्तित्व की पहचान सर आपकी कविताओं में ही मिलती है। आपकी कविताएं जिनको मैं जब भी पढ़ती हूँ, हर एक कविता में एक नई ताजगी होती है, एक नया सा सुगंध होता है। तो क्या आप इन कविताओं को अपने बच्चों के साथ साझा करते हैं सर? आपको यकीन नहीं होगा कि मिराकी ऐप है जिस पर मैं लिखता हूँ, वहाँ जी। हमारे 2000 से भी ऊपर मेरे पोस्ट हैं अभी। ओ वाह। और मेरे मेरे मैक्सिमम बच्चे मिराकी पे हैं। अच्छा। वो सब मेरी कविताएं पढ़ते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। अरे वाह सर। आप कौन से नाम पे हैं सर मिराकी पे? मिराकी पे मलय_28 बच्चे हाँ। पढ़ते हैं। मेरे मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी वो भी पढ़ते हैं। सर अभी फिर आपसे आग्रह करूंगी कि अपनी कोई कविता हम सबको यहाँ सुनाएं, ताकि श्रोतागण भी आपकी कविताओं का आनंद उठा सके। ये एक कविता है, गजल नुमा है, एग्जैक्ट गजल नहीं कहेंगे क्योंकि मैं गजल के बहर और मीटर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, उससे मुझे लगता है जी। कि कुछ बंदिशें आ जाती हैं। जी। तो मैं मलय स्टाइल गजल लिखता हूँ। मैं जी। जी। आपको एक वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी की सुबह किसी की शाम बन जाना, किसी की सुबह किसी की शाम बन जाना, जिन्हें लोग जानते नहीं उनके नाम बन जाना। किसी की सुबह किसी की शाम बन जाना, जिन्हें लोग जानते नहीं उनके नाम बन जाना। टूटे हुए बहुत हैं यहाँ, टूटे हुए बहुत हैं यहाँ, कुछ अपने कुछ पराए। टूटे हुए बहुत हैं यहाँ, कुछ अपने कुछ पराए, उनके लिए जिंदगी से भरा जाम बन जाना। छलकते हैं दिन भर पसीने जिनकी पेशानी पर, छलकते हैं दिन भर पसीने जिनकी पेशानी पर, जिंदगी में उनके
खुशनुमा अंजाम बन जाना, हुनर रखते हुए भी हाथ पसारे जो घूमते हैं, हुनर रखते हुए भी जो हाथ पसारे घूमते हैं, उन हाथों के लिए तुम कोई काम बन जाना, उन हाथों के लिए तुम कोई काम बन जाना, जिससे भी मिलना उसी जैसा बन के मिलना, जिससे भी मिलना उसी जैसा बन के मिलना, मलय कभी रहीम बनना, कभी राम बन जाना, वाह। मलय कभी रहीम बनना, कभी राम बन जाना, किसी की सुबह किसी की शाम बन जाना, जिन्हें लोग जानते नहीं उनके नाम बन जाना। वाह वाह वाह। कभी रहीम बनना कभी राम बन जाना, क्या बात है। जिससे भी मिलना उससे वैसे ही मिलना, बहुत सुंदर लाइन कही है आपने। पर यहाँ पे एक लाइन पे मैं रुकूंगी जो आपने बताई है, क्योंकि ये वो अभी आपकी जिंदगी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। आपने पहले अपने पिताजी के बारे में बताया, एक आपके बहुत खास दोस्त थे जो भी कोरोना के इस बीमारी के शिकार हो गए, नौशाद भाई। नौशाद भाई, हाँ। और उसके बाद अभी आपने जैसे बताया हाँ, कि टूटे हुए बहुत यहाँ, कुछ अपने कुछ पढ़ाए। आपका मैंने वही फेसबुक पे पोस्ट देखा था, उनके भाई को आपने सांत्वना दिया था कि वो हमारे भी भाई थे, हमारे बहुत करीब थे। नौशाद जी से मेरा परिचय मिराकी पे ही हुआ था, और वो भी लिखते थे, मैं भी लिखता था। मुझे उनका लिखना पसंद आता था, उन्हें मेरा लिखना पसंद आता था, और आहिस्ता आहिस्ता कमेंट्स वगैरह करते करते हम लोग बहुत करीब आ गए। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक साझा संकलन हम लोग निकाल रहे हैं। वो मुझे भाई करके एड्रेस करते थे, मैं उन्हें भाई करके एड्रेस करता था। जी तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें आ जाइए ना। तो 9 आदमी कुल थे उसमें, जिसमें अनीता सिंह अनित्या भी थी, आफिया भी थी, जी नौशाद भाई थे, और कई लोग थे। जी तो मैंने कहा कि लेकिन भाई मैं गजल को उस रूप में नहीं लिखता जो स्टैंडर्ड गजल होता है। जी। बोला मतलब वो नहीं है, मतलब है कि आपके शब्दों में फीलिंग्स इतनी भरी रहती है कि अच्छे हम्म। अच्छे गजल उसके सामने पानी भरते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप आए। तो जी मेरी 16 गजलें उस साझा संकलन में थी। जी और फिर वो पब्लिश हुई, उन्होंने मुझे बुक्स भी भेजा, और हम लोग की फिर मोबाइल पे बात होने लग गई, आधा आधा घंटे तक बात होती थी। और बहुत हेल्पफुल नेचर के थे वो। जी कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी सबको, इवन की गजल लिखने का बहुत सारा चीज उन्होंने मुझे भी बताया। मैं सीख नहीं पाया, ये अलग बात है, लेकिन एक बेहतरीन इंसान के रूप में मैंने उनको देखा। और एक शौक था मेरे लिए उनका चले जाना। ये शौक बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा फादर के टाइम में मैंने महसूस किया था, जी कि जैसे कोई अपना वजूद का कोई टुकड़ा आपसे अलग हो जाता है। जी वैसा ही मैंने महसूस किया। और यकीन मानिए, मैं आज तक उबर नहीं पाया हूँ उस शौक से। अभी मैं जितने भी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ वो मेरी सारी पुरानी रचनाएं हैं। आखिरी मैंने वही लिखा था कि बड़ी मुश्किल से कागज के दिल पे अपने कलब की निब को मैंने रखा, बहुत कोशिश करने के बाद एक शब्द लिखा, नौशाद। वो आखिरी थी मेरी उनके बाद में। और अभी तक मैं जब भी लिखता हूँ तो उनका चेहरा सामने आता है। और हालांकि मैं रोमांटिक ज्यादा लिखता हूँ, हर फीलिंग्स से रिलेटेड, लेकिन हम्म। हो नहीं पाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि नौशाद भाई को तकलीफ हो रही होगी कि मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। जी जी क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं वो यहाँ रह के या यहाँ नहीं रह के भी यही सोचते हैं जी कि हमारे जो साथ में रहते हैं वो आगे बढ़ते रहें। तो वो जी सारी बातें होती हैं। जी। अभी आपकी वही कविता मैंने निकाल के रखी है जो अपने नौशाद भाई के लिए लिखी थी। हृदय शून्य हुआ, रिक्त है अच्छा अच्छा एहसास, अच्छा। धड़कने हाँ ढूंढ रही हाँ, खोई हुई बिल्कुल श्वास। बिल्कुल। खुशबू ए गुल तुम मेरी गजलों की, रहे नहीं अब ये कैसे करूं विश्वास। मरहम थे तुम हर घायल शायरी का, बीमार गजल जाए अब किसके पास। रो रहा रदीफ है काफिया बिलख रही, चांदनी गजल की है दिख रही उदास। तुम गए जिंदगी से लुट गया नौशाद, दिखता नहीं अब मोहब्बत का प्रकाश। आपने इतने सुंदर से बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल। भाव को पिरो की सारी बातें, अभी जो आपने बातें बताई हैं वो बातें आपने इस कविता में लिख दी हैं, इन शब्दों में आपने सब कुछ बयां कर दिया है। तो ये काबिलियत, क्योंकि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपकी हिंदी इतनी निखर के कैसे आती है जो आपने दिल की बात सारी निचोड़ के डाल दी इन शब्दों में।
शब्दों के चयन का जहाँ तक सवाल है तो हिंदी भी मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा मैं जब साइंस स्टूडेंट था तो बॉटनी ऑनर्स मेरा था, और कुछ ऐसे रीजन हो गए कि उम्र कम थी, तो बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से थोड़ी सी मेरी बहस हो गई, और फिर मैंने एक सिरे से ही साइंस फैकल्टी छोड़ दिया और मैं आ गया। इंग्लिश ऑनर्स मैंने रख लिया और साथ में हिस्ट्री रखा और प्रिंसिपल हिंदी रखा मैंने। जी जी। और प्रिंसिपल हिंदी में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, और चूंकि हिंदी परिवेश में मैं पला बढ़ा और घर की भाषा भी बहुत अच्छी थी, तो और पढ़ने पढ़ाने का शौक बहुत पहले से था। बहुत सारे मैं नॉवेल्स, मैं इतना फास्ट रीडर था कि 300 पेज की एक नॉवेल लेकर के बैठता था तो 2-3 घंटे में मैं खत्म कर लेता था। अरे वाह। तो वो सारी चीजें और फिर शब्द धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, जब टीचर में था तो कहते थे कि शब्दों से खेलना तो कोई तुमसे सीखे। तो हिंदी है, साथ में उर्दू भी समाता चला गया, तो लिखना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो फिर यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सर यहाँ पे एक फिर से मैं लेखनी के क्षेत्र में ही आपसे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। मेरा मानना है कि जिसके पास भी इमोशंस हैं, भाव हैं, शब्दों मतलब बोलना आता है, लिखना आता है, वो कविताएं लिख सकते हैं, गर सकते हैं। आपका इस विषय पे क्या मानना है? क्या कोई भी कविता लिख सकता है या फिर ये एक इननेट क्वालिटी है जो कुछ लोग मानते हैं कि स्पेशल गिफ्टेड लोग ही लिख सकते हैं? देखिए, नॉलेज का होना और शब्दों का होना और कविता लिखना, इसमें कोई संबंध नहीं है। अगर किसी के पास में नॉलेज है और शब्द उसके पास में बहुत है तो वो एक अच्छा वक्ता हो सकता है। वो गुड ऑरेटर के निशानी है। अपने आप को एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं बोल करके, तो जैसे हमारे शशि थरूर साहब को देखिए। उस जी दिन जी। मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू, और उनकी इंग्लिश सुभान अल्लाह। जी मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में जी उतनी जी। जी अच्छी अंग्रेजी, उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ कोई और इंसान दूसरा होगा। बोलने वाले बहुत हैं, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। हम्म। उन्होंने कहा कि यस, आई कैन टॉक फॉर आवर्स, बट if you ask me to compose a poem, it's a far cry for me. वाह। I can't do so. So give me a microphone, or tell me how long I have to speak, and I'm sure that for months and months I will keep on speaking continuously. But to compose a poem, a verse, that is probably not नॉट माय कप ऑफ my टी। cake. Yeah. उन्होंने कहा था नॉट माय केक। तो ओके। एक्चुअली वो तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे जी। वर्ड वो ढूंढ के लाते हैं कि अंग्रेजों को भी डिक्शनरी देखनी पड़ जाती है उनको। तो हाँ, वही बात है कि अगर आपके पास में फीलिंग्स नहीं है, और वो फीलिंग्स कविता वाली फीलिंग्स दूसरी होती है। जी जी हर कोई कम शब्दों में अपने जी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जी जी। और जो कर सकते हैं उनको नदी की तरह उनके दोनों किनारों को बांध करके और नदी की बहाव को बिना रोके आगे चल सकते हैं। मेरे ख्याल से कविता वही लिख सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए सर। अभी जैसे आपने शशि थरूर की बात की, मैं भी अंग्रेजी शिक्षिका हूँ, आप भी इंग्लिश फील्ड से हैं सर। तो अभी हाल में ही मैंने एक इंटरव्यू लिया था पीयूष गोयल जी का, जो कि मिरर इमेज राइटर हैं और उन्होंने रिकॉर्ड भी कुछ बनाया है अपना, उसमें कुछ बहुत सारी लेखनी उन्होंने लिखी है, भगवत गीता से लेके रामायण महाभारत सब मिरर इमेज में लिखी है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि बच्चों का वोकेबुलरी कैसे स्ट्रांग हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने जैसे बताया कि बच्चे अगर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि अगर एक वर्ड है तो उससे रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स हैं, अगर वो याद कर ले तो बच्चे को वर्ड का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ऐसा आपने अपने एक्सपीरियंस में अपने इस दौरान कुछ अनुभव किया कि बच्चों को वोकेबुलरी के लिए कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनका वर्ड पावर कैसे वो स्ट्रांग कर सके? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका इनपुट कितना ज्यादा हो रहा है, आप पढ़ते कितना है। जी क्योंकि वोकैबुलरी इधर उधर तो बिखरी हुई नहीं है। जी उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी जी और रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे आप इंग्लिश बोलें चाहे हिंदी बोलें, एक टिपिकल सा वोकैबुलरी का ही सिलेबस है। जी टीचर उतने ही बोलते हैं
जो टू द पॉइंट है और जो चैप्टर को डील कर सकता है। जी। उसके बाहर टीचर भी नहीं बोलते हैं, राइट। घर में भी वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा ओपन हो बुक्स के लिए, जी। और जितना बुक्स पढ़ेगा और सीरियसली पढ़ेगा। जी। ऐसा नहीं कि पेज पलटाने के लिए पढ़ रहे हैं या स्टोरी जानने के लिए पढ़ रहे हैं। जी। वो जब तक बुक्स को सीरियसली नहीं पढ़ेगा और जो वर्ड्स उसको मिलते हैं वो वर्ड्स उसको जब तक फैसिनेट नहीं करेगा, तब जी। तक वो उस वर्ड को अपना बनाने का सोचेगा नहीं। जी। और एक बार उस वर्ड को अपने सेंटेंस में अगर वो बना लेता है, दो तीन सेंटेंस अगर उस वर्ड का बना लेता है, तो यकीनन वो वर्ड उसका परमानेंट हो जाएगा। जी। होता क्या है कि आज मैंने कोई वर्ड अच्छा सा देखा, उसका मीनिंग जान लिया, उसके बाद उसको यूज ही नहीं किया, जी। वो जी। धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है। जी। लेकिन अगर उस वर्ड से रिलेटेड या यानी उस वर्ड को, कोशिश तो यही करें कि उस वर्ड के दो तीन सिनोनिम्स, दो तीन एंटोनिम्स को पिकअप कर लें और जी। एक पैराग्राफ लिख लें जिसमें कि सारे वर्ड्स को यूज किया गया है उसके सही सेंस में, और दो तीन बार ऐसा करके लिखे तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो परमानेंट उसके दिमाग में हो जाएंगे, या यूं कहें कि वो वर्ड्स उसके अपने हो जाएंगे। जी। जी। जी सर। मुझे याद आ रहा है कि मिराकी पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। जी। तो एक लड़की मिली थी, हरियाणा की थी वो, हम्म। ग्रेजुएशन में थी। हम्म। तो वहां तो मलाई 28 से तो पता नहीं चलता है कि मेरी उम्र क्या है या मैं क्या हूँ। हम्म। तो हेलो यार, हाय यार करके उसने मुझे एड्रेस करना शुरू कर दिया, उसमें होना हम्म। शुरू किया। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो। तो मैंने उससे हम्म। पूछा कि तुम क्या करती हो, तो उसने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, हरियाणा में रहती हूँ। और मैंने कहा कि क्या अच्छा लगा मुझे तुम्हें मेरे पोएम्स में। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पोएम्स लिखता हूँ, मेरा पे है, शॉर्ट हम्म। स्टोरीज भी हैं मेरे। जी। तो उसने कहा कि यार तुम्हारा लैंग्वेज हमको बहुत फैसिनेट करता है, हम्म। और ऐसा लगता है कि गजब क्या लिखे हो, तो मुझे इंग्लिश सिखा दो ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर जेन्युइन तौर पे तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें को बताऊंगा और तुम उसी हिसाब से फॉलो करो, तुम सीखना शुरू कर दो। जी। उसके बाद वो फोन से भी मेरी कई बार बात हुई, और वो वैसे ही यार यार करके बात करती रहती थी। मैंने भी उसको बताया कुछ नहीं। मैंने हम्म। कहा कि ओके, तो तुम भ्रम भ्रम में रहो, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूँ तो एकाएक एक डिस्टेंस आएगा, उसके बाद तुम धीरे धीरे भागते चले जाओगे, तुम सीखोगे नहीं। जी। अभी तो होता है कि तुमको डांट डांट के भी मैं सिखा देता हूँ। जी। जी। और उसको फिर मैंने बताया कि देखो ये सब वर्ड्स, और उसको मैंने ये कहा कि तुम रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन होगी, और मैंने उसको कहा कि तुम एक पेज डेली लिख हेलो करके मुझे सर। दिखाओ। और फिर उसने रीडर डाइजेस्ट लेके करना शुरू किया और एक एक पेज मुझे लिख करके भेजना शुरू किया। और 13-14 दिन के अंदर में उसकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो, वो फिर इतना अच्छा इंग्लिश लिखने लग गई कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी पिकअप। वाह। और ये एक जुनून होता है कुछ सीखने का खुद के अंदर। जी। जी। और और वो अगर हो जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको बताऊं कि रहने वाला मैं बिहार का हूं, और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैं पढ़ा लिखा, और वहाँ 6 क्लास से ABCD इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई। जी। आज जैसे बच्चे नर्सरी और LKG UKG करते हैं, वो सब हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ करता था। और इंग्लिश मैं 6 क्लास में, मेरे एक छोटे वाले चाचा जी थे, काका कहते थे हम लोग। तो वो इंग्लिश के प्रति बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे, और अखबार मैं धड़ल्ले से पढ़ लेता था जब मैं 6-7 क्लास में था। और थोड़ी बहुत अंग्रेजी थी। फिर ग्रेजुएशन में आया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने इंग्लिश में करना शुरू किया, और कंप्लीट हो गया, MA कंप्लीट हो गया। लेकिन स्पोकन इंग्लिश नहीं थी, यानी जी। एक लाइन तो बोल जाता था, उसके बाद फिर गाड़ी रुक जाती, फिर लगता था क्या बोलेंगे। और लग रहा था कि यार ये कैसे चलेगा, अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश बोलने नहीं आती तो फिर कैसे कर पाऊंगा मैं। जी। फिर बीएड में एडमिशन लिया। हम्म। बीएड में एडमिशन लिया मैंने, और जब बीएड में एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो मैं गलत भी बोलूंगा तो कोई समझने वाला नहीं है। वहाँ जी। के प्रिंसिपल जो थे बीएड कॉलेज के, वो भी सोशियोलॉजी से थे, हम्म। सोशियोलॉजी उनका सब्जेक्ट था। फिर मुझे लगा कि ना, अब तो शुरू करना पड़ेगा। जी। और फिर पागलों की तरह, मेरे घर से करीब 7 किलोमीटर था, साइकिल से जाता था हम्म। मैं। जाता था और रास्ते में अपने आप से बातचीत करता रहता था इंग्लिश में, खुद ही क्वेश्चन करता था, खुद ही जवाब देता था। जी। और बगल से जाने वाला पलट करके देखता था, ये पागल तो नहीं हो गया क्या, बड़बड़ा रहा है। और
एमए करने के बाद लकीली भागलपुर में एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस विमेंस कॉलेज है, सुंदरवती महिला महाविद्यालय, हम्म एसएम कॉलेज। हम्म। वहां मुझे पढ़ाने का मौका मिला। अच्छा। और वो मेरे लिए एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली बात थी कि वहाँ कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़कियां, केवल लड़कियां पढ़ती थी, लगभग 3,000 लड़कियां पढ़ती थी वहाँ। हम्म और इंटरमीडिएट से लेके लेके पोस्ट ग्रेजुएशन था तक था। हम्म और अजीब इत्तेफाक था कि मुझे फर्स्ट डे जो, वो एडहॉक बेसिस पे था, मुझे मात्र 300 रुपए मिलते थे महीने के। हम्म पहला क्लास जो लाइफ का मिला वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाने का था। और उससे नया 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 पोस्ट ग्रेजुएशन खुला था और एकमात्र लड़की थी, तो ऐसे आमने सामने जैसे हम्म ट्यूटोरियल होता है वैसे ही मैं उसको पढ़ा रहा था। और चूंकि एमए भी तुरंत किया था तो बहुत फ्रेश था सारा चीज। हम्म और बाकी क्लासेस में पढ़ाने के लिए मैं 50 मिनट का क्लास होता था। घर में मिरर के सामने पहले लेसन प्लान तैयार करता था 50 मिनट्स का, फिर मिरर के सामने मैं उसको बोलता था। हम्म और ऐसा करते करते लगभग 4 बज जाते थे सुबह, उसके बाद में वाइंड अप करता था। और मेरा क्लासेस हुआ करता था 11 बजे से, 2 या 3 घंटा सोता था, फिर मैं कॉलेज चला गया। और 6 महीने वहां मैंने काम किया। इस 6 महीने में मैंने इतनी फ्लुएंसी हासिल कर ली कि जब केवी में टीचर का इंटरव्यू देने के लिए गया था तो लगभग 39 मिनट के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था, 39 मिनट्स। जी। जबकि बाकी लोग को 2 मिनट 4 मिनट में कोई बुक देता था और उसको कहता था पढ़िए और कहता था अब जाइए। हम्म। और मैं जब गया तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कहेगा तो बुक तो सामने फेंक करके मैं वहां से चला आऊंगा। हाँ, एक अजीब सा गुरूर था शुरू से जी ही जी। कि आई डिड नॉट वांट टू बी लेट डाउन बिफोर एनीवन। या। तो वहां गया तो फिर उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया और मैंने जवाब देना शुरू किया। तो फिर उन्होंने कहा कि कैन यू टीच ग्रामर? ऑफ कोर्स। तो बोला कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस वॉइस इन द क्लास? हम्म तो मैंने उनको कहा कि वेल टेक मी टू योर क्लास। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, कंसीडर ourselves as your student and there is a blackboard, हम्म go there and teach us। हम्म मैंने कहा फाइन। मैं गया और चौक लेके बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखा। हम्म ही ईट्स, उसके नीचे लिखा ही ईट्स द मैंगो। हम्म और ही को एक लकीर से किया और ईट्स को एक लकीर से किया। हम्म और पहला सेंटेंस को दिया नंबर 1, नंबर 2 दूसरे सेंटेंस को दिया। और ही के नीचे लिखा सब्जेक्ट एस, ईट्स के नीचे लिखा वी, हम्म और अब मैंगो के नीचे लिखा ऑब्जेक्ट। और हम्म मैंने कहा he eats, here eats is without object, so हम्म this eat is known as intransitive verb. हम्म In second sentence, eats is with an object. Here, eats is a transitive verb. हम्म। And now, only a transitive verb can have two voices, या। active and passive. ये मैंने जब बोला तो उन लोगों ने कहा कि वेल व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव? मैंने कहा कि इट्स डैम इजी, सब्जेक्ट विद वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड सब्जेक्ट विदाउट वर्ब इज इंट्रांजिटिव। हम्म उन लोगों ने कहा कि देर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉइस। तो मैंने कहा यस। हम्म बोला व्हाट इज द थर्ड काइंड? मैंने कहा ऐसा स्यूडो पैसिव। बोला कैन यू गिव द एग्जांपल? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली बिहार के लोग होते हैं वो ग्रामर में पक्का होते हैं, ये जी तो जी। मैं जानता हूँ। तो राइट। हाँ, मैंने उनको कहा कि शुगर टेस्ट स्वीट। हम्म तो वो बोले कि क्यों, इसमें तो तीनों है। हम कहा नो, हम्म शुगर इज सब्जेक्ट, हम्म टेस्ट इज वर्ब एंड स्वीट इज एडजेक्टिव, इट इज हम्म नॉट ऑब्जेक्ट। हम्म So the form is of active and sense is passive. So this is called pseudo-passive voice. That is also known as the impersonal voice. उन्होंने राइट। कहा ओके ओके ओके, आइए बैठिए बैठिए। और काफी देर तक हुआ एंड दैट गॉट मी द जॉब इन केबीएस। तब से मैं केबीएस में हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सीखना एक चीज है, लेकिन दूसरों को उसको बताना राइट। इजी वे में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के। whatever you know and whatever degree you possess, that is of least importance in the classroom. राइट सर, सो ट्रू। The best thing is to come to the level of the students and then try to explore from where you have to begin. यस सर। हमारा बच्चा जानता कितना है और कहाँ से शुरू करना है। जी।
वो जब हो जाता है तो फिर बच्चों को भी लगता है कि यस, इतना जानते हैं, अब इसके बाद से हम शुरू कर रहे हैं। जी तो उसका एक असर होता है। जी। और वो जो जुनून था मेरा इंग्लिश सीखने का, आई थिंक केवीएस में नौकरी का श्रेय मैं देता हूँ उस कॉलेज को। एंड बेसिकली मैंने अपने प्रिंसिपल के इंटरव्यू में भी कहा था, जब मैंने उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू एक्वायर दिस काइंड ऑफ फ्लुएंसी, हम्म तो मैंने कहा कि एक्चुअली आई गॉट अ चांस गर्ल्स कॉलेज। हम्म तो हमारे कमिश्नर जो बैठे थे वो बोले कि वॉज इट अ कॉलेज और अ गर्ल्स कॉलेज। हम्म। तो मैंने कहा कि गर्ल्स, आई एम्फेसाइज ऑन द वर्ड गर्ल्स, बिकॉज नो बॉय, दैट टू अनमैरिड, हम्म। wants to be let down before a galaxy of beautiful girls. वाओ। So I had to save my skin, and that's why I did a hell of practice at home. And whatever English I can speak today and I have got the fluency, that is just because of that endeavor that I took that time back in 80s. राइट। तो वो सारा चीज होता है कि हम कैसे एक जुनून के तहत काम करते हैं। और हम अपने स्टूडेंट्स में भी देखते हैं कि जी बच्चा अगर लग जाता है किसी चीज को सीखने के लिए तो वो सीख लेता है। जी और कुछ बच्चों में होता है कि बड़ा लैकेडाइसिकल अप्रोच होता है, हो गया, नहीं हुआ, हम क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चों को बैठा के थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को ये लाना पड़ता है कि यस यू कैन, जी यू कैन। और फिर होता है। जी लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमाई जी आपने सब काम हो गया। जी जी आपको इसमें लगे रहना पड़ता है। जी जी और चूंकि हर बैच में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो हर साल का ये रूटीन हो जाता है। तो अब तो लगता है कि अगर कोई बच्चा को कुछ नहीं बताया तो लगता है कि खाली खाली है यार, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो वो करना पड़ता है और उसके साथ साथ खुद को भी पॉलिश करना पड़ता है। जमाने का ट्रेंड बदल रहा है, अभी सब चीज ऑनलाइन हो रहा है, सब चीज टेक्निकल हो रहा है। तो उस जी हिसाब से हम लोग को भी टेक्निकल होना ही पड़ता है, नहीं हो जी तो सर। सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी। और आपकी लाइफ की एग्जाम्पल बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस को भी तोड़ रही है, जहां बताया जाता है कि इफ यू आर इन कॉन्वेंट स्कूल, इफ यू आर गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और उसके बाद ही आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। अभी अभी हमारी और आपकी बातचीत एक ऐसे युवा से हुई थी जो कि इंजीनियर है, कोलकाता में अच्छे जॉब पे पोस्ट पे है, एंड स्टिल ही वाज कमेंटिंग कि हमारे यहाँ बिहारी, स्पेशली उसका जो कमेंट था, बिहारी उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते जितना कि बाहर के लोग बोल पाते हैं। So there, I guess that you and I am also in the same field, and we have always proved ourselves in that manner कि जो भी काम हम कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं और जुनून के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारी ही तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोचे। आपने भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया सर कि हम आपके टाइम में, जैसे आपने बताया, छठी क्लास में आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, और उस टाइम तक आपका वो जुनून था जिसने आपको साल भर के अंदर वो न्यूज़पेपर पढ़ना, फराटेदार न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर जब आप कॉलेज में गए तो उसको आप जो श्रेय दे रहे हैं आज शुरू किया। आपका जो उदाहरण है आपके जीवन का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगा हमारे सारे श्रोताओं के लिए। अनुपम जी, मैंने महसूस किया है और पूरी शिद्दत के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी भाषा किसी की जागीर नहीं होती है। जी सर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे वर्ल्ड में अगर सेकंड बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश कोई नेशन है तो वो इंडिया यस सर। है। राइट सर। बेस्ट स्पीकिंग, यस सर। क्योंकि फर्स्ट ऑब्वियसली ब्रिटेन है, जी और सेकंड जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश डिफरेंट है, अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है, बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो बेस्ट इंग्लिश कहा जाता है वो यस। सेकंड बेस्ट इंडियन है आफ्टर ब्रिटेन। यस सर। तो आप समझ सकती हैं कि भाषा किसी की जागीर नहीं होती है। और बिहारियों के ऊपर जो लेबल किया गया है कि ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव को देख करके, अगर ही वॉज अ बिग माइंड, लालू प्रसाद यादव वैसा इंग्लिश बोलते थे, ये नहीं कहने के लिए कि इंग्लिश हमको नहीं आती या बोलना है, वो एक्चुअली लाइमलाइट में रहने और पब्लिक किया करते थे। दैट वाज जी अ पॉलिटिकल माइंड जो लालू जी के पास में था। जी। लोगों ने उसको बना लिया बिहार की पहचान। हम्म। बिहार में इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं कि उनको सुन के आपको बताना मुश्किल पड़ जाएगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है। जी सर। तो ये अगर कोई कहता है कि बिहारी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या उनको नहीं आती है, तो हो सकता है कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया होगा, वो जुनून उनके अंदर में कभी नहीं हुआ होगा, या फिर
लैंग्वेज को उन्होंने बस काम चलाऊ समझ लिया होगा। जी जी। अब देखिए कि आपके पास में अगर एक अच्छा सा सोफा कवर है, तो हम्म वो ठीक है, आपने एक बार चढ़ा लिया, उसके बाद वो गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, आपने छोड़ दिया। हम्म। लेकिन अगर आप उसको हमेशा अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हैं, तो दोनों में अंतर है। जी। आप इंग्लिश सीख लिए, लेकिन अभी तक वही लैंग्वेज, वही प्रोनाउंसिएशन पे आप धरे हुए हैं जो आपने सीखा था राइट। 20 साल पहले, तो इसका जी। मतलब आप उसको पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सही। ये तो हर दिन पॉलिश करने वाली चीज। जी जितना पॉलिश करेंगे उतना जी रिफाइन हो, उतने नए जी वर्ड्स जी। आपके पास में आएंगे। तो इसलिए है कि किसी को आउटराइटली ये कह देना कि वो बेकार है, ये खराब है, ये सही बात हम्म। नहीं मैं मानता हूँ। जी ये तो आप अपने प्रयास पे डिपेंड करता है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं उसको अपना बनाने के लिए, और उस लैंग्वेज के लेवल में खुद को लाने के जी। लिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Just to speak or flat English speaking, and something that has no pronunciation and no tone, no accent, uh, that is okay. You can just speak out one sentence or two sentences. Yes, it gives the meaning, जी but it does not give the touch of English. जी। That touch of English is much more important than to speak English only. Right. Thank you so much for sharing all your examples and your journey what you have shared till now. अभी सर जैसे आपने बहुत कुछ बताया है, पर एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन के लिए बहुत आपने ऐसे लम्हे बताए जहां आपको दर्द हुआ, उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो उन उपलब्धियों में आप कौन सी उपलब्धि को सबसे ऊपर के कबर्ड पे डालते हो कि दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ? जिंदगी में जब आप कुछ नहीं होते हैं और वहां से जब आप शुरू करते हैं, तो जो कुछ भी आपको मिलता है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज मिला है, जी। क्योंकि वो आपके पास पहले नहीं था। मैं टीचर बना, मुझे लगता है मेरे अंदर में शायद वो टीचिंग का कोरोना वायरस था बहुत पहले से। और जी। वो बढ़ता गया, मैं खुद को पॉलिश करता गया, और हर दिन जब मैं क्लास से बाहर निकलता था और बच्चों के चेहरे पे वो चीज नजर आती थी कि मैंने जो पढ़ाया है उसको वो समझ गए, तो हम्म बहुत खुशी होती थी कि आज मैं सफल हुआ। और आपको एक सच्ची बात बताऊं कि 90s में शुरुआती दौर में सीबीएसई के सिलेबस का जो 12 क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस था, 12 और 11th क्लास का, हम्म इतनी प्यारी स्टोरीज वगैरह हुआ करती थी उसमें। हम्म मुझे और इतने दिल को छूने वाली कि मुझे याद है कि कई बार क्लास में मैंने बच्चों को रुलाया है उस चैप्टर को पढ़ाते हुए। हम्म और अभी तक मुझे एक घटना याद है, मैं अगरतला में पोस्टेड था। क्लास में करीब 45 बच्चे थे, और वो चैप्टर था मैटरनिटी। जी। और उस चैप्टर को मैंने पढ़ाया, और मेरा तरीका, बच्चे आज भी कहते हैं कि आपके क्लास में ये नहीं लगता था कि अच्छा चैप्टर ये वाला है, इसको शुरू करो, बुक खोलो, और फिर तो आप शुरू करते थे। आप आए, वेल हाउ आर यू डू, फाइन, नथिंग, एंड ओके। और बातों ही बातों में आप कुछ बोलते थे, और फिर उस बात को लेके पूरा क्लास स्पेल बाउंड होता था। और जब कंप्लीट हो जाता था, तब आप कहते थे कि वो दिस वॉज द चैप्टर दैट वी डिस्कस टुडे। अच्छा। और ऐसे में जब मैं पूरा करके गया, तो बच्चा सब चुपचाप शांत था, चेहरे पे आंसू की लकीरें, क्या लड़का और क्या लड़की। और मैं क्लास से निकल गया, बेल लग चुकी थी, और दूसरे एक टीचर थे, वो हिस्ट्री के टीचर थे, हम्म वो क्लास में गए, और बच्चे वैसे ही स्पेल बाउंड बैठे हुए थे मेरे जाने के बाद। हम्म यानी उनको इतना भी होश नहीं था कि टीचर जा रहे हैं तो खड़े होना, जबकि वो हम्म। सब करते थे। जी जी। चुपचाप बैठे रहेगा। दूसरे टीचर जब गए तो देखा कि देवर क्राइंग, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो। हम्म सारे बच्चे चुप। बोला झा सर भी क्लास से कहे, उन्होंने तुम लोग को डांटा क्या, कुछ बोले क्या, अरे बोलो तो। तब लगा जैसे कि एकाएक होश में आए। हम्म बच्चों ने उनको गुड मॉर्निंग सर कहा, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, झा सर ने डांटा क्या। तो एक लड़की ने कहा कि लीव इट सर, ये आपके काम की चीज नहीं। उस टीचर ने आके बताया कि यार हमको ऐसे बोल दिया कि लीव इट सर, ये आपके काम की चीज नहीं। अब देन आई फेल्ट कि स्टूडेंट के दिल तक पहुंचना क्या चीज होती है। और मुझे लगता राइट। है कि यही छोटी छोटी अचीवमेंट्स मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा भरी पड़ी है कि मैं अगर समेटूं तो समेट नहीं पाऊंगा और गिन नहीं पाऊंगा। बहुत मुझे याद सुंदर। है कि 5 स्कूल मैंने अभी तक वहां से मैं आया, और
जिस दिन मैं वहां से आया उसके एक वीक पहले से, जिस दिन मेरा ट्रांसफर लेटर आया वहां से, मॉर्निंग असेंबली से लेकर के छुट्टी तक ऐसा कोई नहीं था, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे सब स्टाफ हो, जो रोया नहीं। हम्म। मुझे लगता है कि इतना प्यार जितना मुझे मिला है, और जी मुझे नहीं लगता है कि सारे टीचर्स इतने खुश नसीब, टीचर्स में भी, प्रिंसिपल्स में भी जी इतने खुश नसीब होते होंगे। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके आंसू है, जी, आप उनकी जो इमोशंस उन्होंने जगा मुझे, पाते हैं। जी। बिल्कुल, जो उन्होंने मुझे दिए कि कोई जान। आज भी आपको यकीन नहीं होगा अनुपम जी, मेरी जिंदगी का पहला क्लास जो था वो क्लास 7 था, केंद्रीय विद्यालय। हम्म। मैंने जमालपुर मुंगेर केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था, मुझे ज्वाइन कराया गया और टाइम टेबल दे दिया गया, और मेरे लाइफ का पहला क्लास वो क्लास 7th B था। हम्म। और वो बच्चा जिसको 7th क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो अभी जर्मनी में इंजीनियर है। हम्म। और पिछले 28 साल से हर बर्थडे, मेरे हर बर्थडे पे उसका मैसेज आता है, सर कैसे हैं आप। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती। बहुत सही सर। जी। तो यही सारी उपलब्धियां हैं मेरी। और बाकी तो जो रिजल्ट पिछले 8-9 साल से 100% हो रहा है 10th और 12th में, उसका फेलिसिटेशंस केंद्रीय विद्यालय जो करते हैं वो करते ही हैं। बाकी का प्यार भरा संबंध है, सारे दूसरे स्कूल के टीचर्स वो भी मानते हैं। तो यही चाहिए, और एक टीचर को क्या चाहिए। जी जी जी, मैं आपने आज भी बहुत अपने सही आप को कहा। टीचर मानता हूँ, जी। आज भी अपने आप को टीचर मानता हूँ प्रिंसिपल होने के बाद भी। एक टीचर को और क्या चाहिए, तब बच्चा जिसको हम सिखा रहे और हैं। क्या चाहिए। जी, हमारी बिल्कुल। बात तो समझ रहा है और उसको याद रख रहा है, उसके साथ साथ हम भी उसकी और यादों में उसके हैं। दिल में अभी भी रह जी रहे हैं, ये जी बहुत बड़ी बात। जी जी जी। सर अभी तो और उम्मीद करता हूँ कि भगवान अगर अगला जन्म कभी दे तो शिक्षक ही बना है। तो टीचर ही बनूं और कुछ नहीं। जी जी। सर आपने अभी बीच में बताया था कि आपके 10 साल, अब 16 साल से सीधा 26 के हो गए, तो वो जो एज होता है किसी लड़के का, लड़कियों में भी, लेकिन लड़कियों को बांध के रखा जाता है ज्यादातर, उनको आजादी नहीं होती। लड़कों को आजादी होती है अपना यौवन जीने की। जैसे आपने बताया रोमांटिक कविताएं आप बहुत लिखते हैं, तो वो जो 10 साल आपका सीधे स्वैप हो गया, क्या आप अपनी कविताओं में अभी उनको जीने की कोशिश करते हैं? आप देखेंगे कि मैं टीनेजर्स पर कविता नहीं लिखता, या यूं कहूँ कि लिख नहीं पाता, क्योंकि उस जिंदगी को जिया नहीं है मैंने। सोचता हूँ और बहुत करीब हूँ उसके, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के करीब हूँ, और जी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जीते हुए जिंदगी। जी। तो उससे कोरिलेट करता हूँ कि शायद मैं भी कुछ ऐसा ही होता, हम्म। अगर होता तो। और यूजुअली जो 17-18 साल से लेकर के 23-24 साल तक के उम्र में जो भावनाएं होती हैं, हम्म। वो पता नहीं मेरे अंदर थी क्या नहीं थी। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कोएड में पढ़ता था, वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में स्किट्स वगैरह भी हुआ करता था, तो मैं पार्टिसिपेट भी करता था, बहुत लोगों की बहुत सराहना भी हुई। लेकिन एक मशीन की तरह से मैं एक जिंदगी किताब। जीता रहा। दिमाग में ये रहता था कि क्या करना है, गरीबी तो होती है, फादर नहीं थे, पेंशन उनका था, बड़े भैया की जॉब नहीं लगी थी, और छोटी बहन थी, ऐसे में रिश्तेदार भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। जी मैं ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाता था मैं, जी। कॉलेज से आने के बाद फिर जाता था ट्यूशन पढ़ाने, और छोटी बहन को कैसे पढ़ाना है, उसका रिक्शे का भाड़ा, उसका फीस वगैरह। हम्म। तो दिमाग में मेरा वही सारा चीज घूमता रहता था, घर आके माँ के पास बैठता था, हम्म। और बताता था कि नहीं, घबराओ घबराओ मत, इस महीने में 2 ट्यूशन में ज्यादा कर लूंगा, तो जी दिक्कत नहीं होगी, आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे। उस सब चीज के बारे में, अपने बारे में सोचने का फुर्सत नहीं मिला, जी कभी नहीं। और कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ मुझे कि नहीं मिला, क्योंकि मैं हम्म। एक बेटर कॉज के लिए जी रहा था। जी। और ठीक है, जो होना होता है वो तो होता ही है, और मैंने हम्म। इसको कितनी अच्छी तरीके से किया, वो सारी बात पे डिपेंड करता है। और कुछ अच्छा करके या कुछ बुरा करके अगर आप रिग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से। राइट सर। और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मैं कॉलेज में लेक्चरर बनने का ख्वाब देख रहा था, 89 में मेरा पीएचडी पूरा हो चुका था, तो एक ख्वाब था कि मेरा कॉलेज में हो जाएगा, क्यों स्कूल में जाऊं मैं। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा सिस्टम उस वक्त में चल रहा था कि नहीं हो पाया ये। बाद में फिर केवी में आने के बाद मैंने इरादा ही त्याग दिया,
केवी में मेरे पीएचडी का कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अनटोल्ड बेनिफिट बहुत मिला। अब 50 टीचर के बीच में एक बार अगर कोई डॉक्टर झा कहता है तो कई नजरें उठ जाती है। जी। ये एक अनटोल्ड बेनिफिट है जिसको मैंने बहुत जगह पे एंजॉय किया और बड़े राइट। बड़े लोगों के बीच में एंजॉय किया। और प्लस अपने पीएचडी होने को जस्टिफाई भी किया। जब भी माइक पे मैं जब आया तो लोग कहते थे कि इट्स ऑलवेज सो नाइस टू हियर यू। ये राइट मेरे सर। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था। जी। तो ये सारी चीजें ही हैं जो कि बूस्टर का काम करती है। जी, हमें भी तो बहुत आनंद आ चलता रहा रहा। है आपको सुनते हुए। ऐसा लग रहा है बस सुनते रहे, समय का पता भी नहीं चल रहा। तो अंत में एक सवाल आपको मैं खुद से पूछने को कहूंगी, जो आपको लगता है अभी तक मैंने नहीं पूछा, आपके कोई अनछुआ पहलू जो मुझे पूछना चाहिए था, जो हमारे श्रोता गण को पता चलना चाहिए, पर मैं नहीं पूछ पाई अब तक। एक अभी मैम एक सीरियल देख रहा था, इंग्लिश सीरियल था, हम्म। ल्यूसीफर, जी। लूसीफर। नेटफ्लिक्स पे। जी जी। उसमें अगर मन की बात किसी से निकलवाना हो तो ल्यूसीफर उसकी आंख में आंख डाल करके बोलता है कि वेल, व्हाट इज योर अल्टीमेट डिजायर, टेल मी, हम्म टेल मी। हम्म ये तकरीबन वैसा ही है कि आप मुझसे मेरा अल्टीमेट डिजायर पूछ रहे हैं। वो अनुपम जी, अल्टीमेट डिजायर में मैं क्या कहूँ, आज की तारीख में मेरे पास सब कुछ है जो एक सुखी और सक्सेसफुल इंसान चाहता है जिंदगी से। एक नाम है, एक सोशल रिकॉग्निशन है, एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों जॉब में है, एक बीवी भी है, वो भी अच्छी है, और मैं जहाँ हूँ अपने जॉब से खुश हूँ। फिलहाल तो बस यही है कि आदमी अपने कोई भी काम करे तो वो दिल से करे, दिमाग से नहीं करे, क्योंकि दिमाग कई बार लॉजिक के चक्कर में आदमी को गड़बड़ा देता है। लोगों को लगता है कि यहाँ मेरा फायदा है, यहाँ नुकसान है। तो दिल से काम करने पे फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, दिल ने कहा करने के लिए कर दिया। तो मैं ज्यादातर इमोशन से गाइडेड हूँ, और जी। रीजन मैं तभी अप्लाई करता हूँ जब इमोशन कहता है कि जरा हम्म। सोच करके तो देखो कि करना करना क्या चाहिए, तब मैं सोचता हूँ। बाकी जो दिल में आता है मैं कर गुजरता हूँ। और अभी तक तो यही हुआ है कि दिल ने कभी धोखा नहीं दिया है। यही गीत। चीज है, सबका भला चाहता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। बेसिक चीज, आई लव एवरीवन, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बात होती है। जी। तो ये चीज है कि आई लव एवरीवन, और हर किसी में जो क्वालिटी है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, और चाहता हूँ कि काश मेरे अंदर भी वो हो जाए तो कितना अच्छा है। जी सर। सर आप गीत सुनते हैं? हाँ, मैं गीत सुनता हूँ, अपने जमाने के। गाते हैं? अपनी पसंद की कोई गीत हमें, अपनी सबसे प्यारी गीत गुनगुना दीजिए, जिसके साथ हम इसको अंत कर देंगे। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर गाया आपने। कवि के साथ गायक भी है। आ, इसी के साथ हम थैंक यू अनुपम जी। आपका बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी श्रोतागण होंगे बहुत कुछ सीख पाएंगे और इस प्रेरणा से अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, एक बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक या दो बार अगर जिंदगी में कभी हार मिलती है तो ये मत समझें कि जिंदगी का अर्थ ही हार है। जी। आप फिर से कोशिश कीजिए, आपकी हार आपकी कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। और पूरे मन से, पूरे तन्मयता के साथ अगर आप कोशिश करते हैं तो असंभव नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं।
जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे समय में अपने आप को सुरक्षित रखें, सचेत रहें, और अपने अपनों को, अपने परिवार वालों को सबको सेफली आप घर में रखें, और जी खुश रहें। चेहरे पे 1.5 इंच मुस्कान हमेशा रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी वही होती है। जी जी जी। बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी, आपका शुक्रिया और नमन, क्योंकि जितनी बातें आपने बताई उसके तहत आपके लिए आदर भाव और भी बढ़ गया है। और मैं श्रोतागण से भी आग्रह करूंगी कि अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो आप अपने बाकी बच्चों के साथ भी साझा करें, अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करें, ताकि वो भी सुन पाए और इस इंटरव्यू के थ्रू कुछ सीख पाए।